वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे पास फॉरेन एसेट से जुड़े कई सवाल आते हैं जिसमें टैक्स पेयर कई तरह की कंफ्यूजन हमारे सामने रखते रहते हैं। तो हमने सोचा आज इसी से जुड़े सवाल को उठाते हैं और पूछते हैं प्रीति से। प्रीति, ये बताइए कि अगर विदेश में बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट या कैपिटल एसेट्स है, तो इसे रिटर्न में कैसे रिपोर्ट करना होगा और इसे अगर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाए तो किस तरह की दिक्कत हो सकती है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स है और आप रेजिडेंट हैं इंडिया में, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपके लिए मैंडेटरी है जितने भी फॉरेन एसेट्स हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो। बहुत सारे लोग जैसे यूएस में नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ 401k खोलते हैं, रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं, या उनको ईसॉप मिलता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो जितने भी आपके फॉरेन एसेट्स हैं जो इंडिया से बाहर हैं, उन सबको आपकी इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। इस पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि इतने से ऊपर होंगे या 2.5 लाख जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ऊपर होंगे तभी रिपोर्ट करना है। नहीं, जितने भी हैं सभी को अपनी आईटीआर में इंक्लूड करिए। इनफैक्ट अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो भी फॉरेन एसेट्स को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, और इनको जो है इंडियन रुपीस में रिपोर्ट किया जाता है। इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, इनकी इंफॉर्मेशन जो है एक स्केड्यूल एफए होता है उसमें इंक्लूड करी जाती है। तो अगर आप बहुत साल पहले, मान लीजिए 2-3 साल पहले बाहर काम करते थे और अब आप रेजिडेंट हैं इंडिया में, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और आपके पास अभी भी वो फॉरेन एसेट्स हैं या कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, तो उनकी सभी इंफॉर्मेशन को अपनी आईटीआर में इंक्लूड जरूर करिए। ये मैंडेटरी है आपके लिए। और अब हम कुछ सवालों को लेते हैं। दिल्ली से करण मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। नमस्ते करण, कैसे मदद करें आपकी, क्या है आपका सवाल? Good afternoon, ma'am. First of all, I just want to thank the entire CNBC Awaaz team for helping us in some way or the other. Thank you. Thank you very much. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि आई हैव जस्ट अभी मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ टू अ रेंटेड अकोमोडेशन, और वहाँ मैं रेंट पे कर रहा हूँ 50,000 रुपीज पर मंथ। और वो जो मेरा रेंट एग्रीमेंट है वैलिड है, अप्रूव्ड एग्रीमेंट वैलिड है, वो दिसंबर 2020 तक है। और वो रेंट मेरा जो रेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 10%, जो कि है 55,000 फ्रॉम जनवरी 2020 टिल दिसंबर 2020 तक है वो एग्रीमेंट। अब मुझे ये जानकारी पूछनी थी कि व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि एक या 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली थी जहाँ पे टीडीएस भी डिडक्ट होगा इररिस्पेक्टिव इवन इफ इट्स अ सैलरीड एम्प्लॉय। मैं हूँ सैलरीड एम्प्लॉय, और जो मुझे समझ आ रहा है वो ये था कि एक सेक्शन है 194 आईबी में जहाँ पे 5% टीडीएस कटता है इफ द रेंटल इनकम इज एक्सीडिंग 50,000। अब वो 50,000 के लिए भी एप्लीकेबल है, वो एक कंफ्यूजन थी। दैट इज वन। दी अदर थिंग वाज कि अगर वो एप्लीकेबल है तो वो टीडीएस मुझे जो भरना पड़ेगा एवरी मंथ भरना पड़ेगा, या फिर वो मैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर, उस टाइम पे मैं पे कर सकता हूँ पूरे साल का, या मुझे मंथ ऑन मंथ पे करना पड़ेगा? वो कंफ्यूजन था। ठीक है, बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल सही कहा, सेक्शन 194 IB है, और इसमें जो लिमिट है वो ये कहता है कि व्हेन द रेंटल पेमेंट एक्सीड्स ₹50,000। तो अगर बिल्कुल 50,000 है तो एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे कि आपने बताया जनवरी से ये 50,000 से ऊपर हो जाएगी, एक्सीडिंग 50,000 हो जाएगी। तो जो जिन महीनों के लिए एक्सीडिंग 50,000 है वहां पर टीडीएस काटना होगा। 5% रेट है टीडीएस का। अब जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो एप्लीकेबल होगा, उन 3 महीनों में टीडीएस काटना होगा। तो आप ये सारा जो टीडीएस है ये मार्च के महीने में ही काट सकते हैं। इसको जो चेक पेमेंट करते समय लेस पेमेंट करिए, जो टीडीएस पोर्शन है उसको पे मत करिए लैंडलॉर्ड को, और इसको अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करिए वाया ई पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको टैन की जरूरत नहीं है, अपना पैन चाहिए और लैंडलॉर्ड का पैन चाहिए, और आपको ये ऑनलाइन भरना है। फॉर्म 26 QC होता है, वो आपको भरना होगा, और जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको आप फॉर्म 16C देंगे। इस तरह से जो भी आपने टीडीएस काटा है वो उसके फॉर्म 26 AS में जाकर के बैठ जाएगा और वो क्रेडिट ले पाएगा। तो आई होप आपकी कंफ्यूजन जो है दूर कर दी मैंने। वैसे करण ने अपना भी होमवर्क किया था, 194 IB वो जानते थे, पर हाँ 50,000 जो है वो एक डेडलाइन है, उसके बाद आपको टीडीएस काटना है। बहुत अच्छा लगता है करण जैसे लोग जो है अपना होमवर्क करके हमसे फिर क्लैरिटी लेते हैं।
प्रशांत पाटिल जी का है अगला सवाल। और प्रशांत जी के जो फादर इन लॉ हैं वो अपने मकान को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये घर 2000 में बनकर तैयार हुआ था। इन्हें करीब 50 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी को बेचकर मिलने वाले हैं और घर भी इनके फादर इन लॉ के ही नाम है। घर बेचने पर टैक्स की देनदारी क्या होगी, ये है पहला सवाल। और ये कुछ डिटेल्स हमें और जो दे रहे हैं उसके मुताबिक इनके फादर इन लॉ को हर महीने करीब 20,000 रुपए पेंशन मिल रही है। एग्रीकल्चर और हाउसिंग लोन को चुकाने का इरादा है, ये जो पैसे मिलेंगे उससे। और अभी तक ये सारे लोन जो है वो एनपीए की श्रेणी में अब जा चुके हैं, इसलिए अर्जेंसी ये है कि इन लोन्स को चुकाया जाए। और घर बेचकर मिले पैसों से कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा नहीं है क्योंकि इन्हें इन पैसों की जरूरत है। प्रीति, कैसे लगेगा टैक्स इन पर? देखिए, जो ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इसको बेचने पर। अब देखिए, आप उसको सेल करके कुछ लोन्स चुकाना चाहते हैं, कुछ और पेमेंट्स करना चाहते हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई घर बेचते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट है तो आपको जो है उसका जो भी कैपिटल गेन होगा उसको निकालना होगा। यानी कि जो कॉस्ट है उसको इंडेक्स करना होगा, उसको उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके जो है आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये जो CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको सेल प्राइस में से घटा दीजिए, जो बैलेंस मिलेगा वो कैपिटल गेन्स है, उस पर जो है 20% टैक्स एप्लीकेबल है। सेस 4% है, या अगर टोटल देखिए सरचार्ज वगैरह जो भी लगेगा तो 20% प्लस 4% तो लगेगा ही। अब आप ये देखिए, आप इस फंड को यूज करना चाहते हैं, बट मैं ये एडवाइस करूंगी कि जो कैपिटल गेन है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जितनी भी रिसीट्स हुई हैं, कैपिटल गेन अगर री इन्वेस्ट किया जाए तो टैक्स नहीं भरना होता। इसलिए कैपिटल गेन का निवेश करिए। कोई और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स खरीद लीजिए और बाकी जो प्रोसीड्स हैं उनको यूज करिए अपने लोन्स रीपे करने में। इस तरह आप टैक्स देने से भी बच जाएंगे और जो भी आप बाकी चीजें करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। एससी अरोड़ा जी का अगला सवाल। मिस्टर अरोड़ा सीनियर सिटीजन हैं, सरकारी बैंक से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें और इनकी वाइफ को बैंक की तरफ से मेडिकल पॉलिसी मिली हुई है, जिसके लिए अरोड़ा जी ने करीब 33,000 रुपए प्रीमियम भी चुकाया है। इस साल इन्होंने अपनी पत्नी के इलाज पर 42,000 रुपए खर्च किए हैं। पूछ रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए सेक्शन 80D के तहत 50,000 की पूरी छूट ले सकते हैं या फिर केवल 33,000 जो इन्होंने प्रीमियम दिया है उसी कीमत पर इन्हें छूट मिलेगी? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 80D ये कहता है कि जो भी आपके खर्चे हुए हैं वो तभी क्लेम होंगे अगर आप इंश्योर्ड नहीं हैं। तो अगर आप इंश्योर्ड हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम करिए, अगर आप इंश्योर्ड नहीं हैं तभी आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे। तो आपने इंश्योरेंस ले रखी है, जितना प्रीमियम भरा है उसको सेक्शन 80D में क्लेम कर लीजिए। और छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद समझेंगे कि अगर आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे हैं, फेलोशिप की एक रकम मिल रही है, तो उस पर टैक्स लगता है या नहीं। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम करते हैं आपकी मदद टैक्स बचाने में। मुंबई से मनीष पटेल जी की अब मदद करते हैं। मनीष जी जो हैं वो है PhD स्कॉलर। इन्हें फेलोशिप के करीब 65,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। तो दो सवाल हैं इनके। पहला कि फेलोशिप के जरिए सालाना 7,80,000 रुपए इन्हें मिल रहे हैं, क्या इस पर टैक्स की देनदारी बनेगी? और दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा है कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट और ब्याज के जरिए कुछ कमाई हो रही है, इस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे ये? देखिए, सबसे पहली बात, जो भी आपको फेलोशिप मिल रही है, जो रिसर्च फेलोशिप है या कोई ग्रांट है, वो एग्जेम्प्ट रहती है सो लॉन्ग एज वो आपको मिलती है टू परस्यू एजुकेशन, यानी कि और आगे पढ़ने के लिए, किसी डिग्री के लिए अगर कोई रिसर्च फेलोशिप मिल रही है तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में इनकम टैक्स एक्ट में रखा गया है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं भरना होगा। अब रही बात जो भी आपकी ट्रेडिंग है, जो एक्टिविटी है स्टॉक मार्केट पर, उसको ज़रूर कैलकुलेट करिए। देखिए, इक्विटी है या डेट है, शॉर्ट टर्म निकालिए, लॉन्ग टर्म निकालिए और उसके हिसाब से आपको टैक्स भी भरना होगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन्स अगर है उस पर अलग से टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म पर अलग होता है। अगर डेट में है, म्यूचुअल फंड्स है, उन पे अलग से कैलकुलेट करना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी ITR में रिपोर्ट करिए और जो FD बता रहे हैं उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल होगी, उसको भी आपको अपनी ITR में रिपोर्ट करना होगा।
इसी के साथ प्रीति आज इतना ही वक्त था। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। तो टैक्स गुरु में हम लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे टैक्स जुड़े आपके तमाम सवालों का समाधान लेकर। नमस्कार।